हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिनकर क्लासेस। आई होप आप सभी बेहतर होंगे। तो सामान्य विज्ञान का आज पार्ट दो क्या क्लास 2 आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें गति को पढ़ाया जाएगा। गति को आपको पार्ट 2 भागों में पढ़ाया जाएगा इसको, जिसमें से ये आपका भाग 1 है, पार्ट 1 है, जिसमें चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो जैसे गति लिखा हुआ है, तो पहले हम यही जान लेते हैं कि गति क्या है। तो लिखा हुआ है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। अर्थात जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो गति जो होती है आपकी 3 प्रकार की होती है, रेखीय गति, वृत्तीय गति और कोणीय गति। तो जिसमें हम एक एक करके तीनों प्रकार की गतियों को पढ़ते हैं कि कौन सी गति जो है, किस प्रकार की गति को हम क्या नाम देते हैं। तो पहली है आपकी रेखीय गति। तो जब वस्तु सरल रेखा में गति करे तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा का मतलब क्या हुआ कि वो एक सीधी रेखा में गति करे, ना कि इधर उधर। जब ये सारी गतियाँ जो होती है एक सीधी रेखा कहलाती है। बाकी जब वृत्ताकार रूप में गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। और जब वृत्ताकार पथ पर ही गति करते समय वो वृत्त के केंद्र से अब उसकी जब दूरी को हम मिलाते हैं तो ये जो दूरी तय होती है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, कोणीय दूरी कहते हैं या कोणीय गति कहते हैं। तो तीनों अलग अलग हैं। तो पहले एक एक करके हम पढ़ते हैं आपको। तो रेखीय गति मैंने क्या बताया, जब सीधी रेखा में गति करे, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। ठीक। उसके बाद वित्तीय गति हमने क्या बताया, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो ये जो गति होती है ये क्या कहलाती है, आपकी वृत्तीय गति कहलाती है। और ये एक त्वरित गति होती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि यह एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा में परिवर्तन होता है। अब आप ही सोचिए, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो एक क्षण वो यहाँ है तो इसकी जो गति है, मान लीजिए इस बिंदु पर देखते हैं तो यहाँ पे इसकी जो गति है, वेग की दिशा है, वो आपकी इधर की ओर होगी। कहीं यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसकी गति की दिशा इधर की ओर होगी, यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसकी गति की दिशा इधर होगी। तो गति की जो दिशा है वो बार बार बदलती रहती है, तो वो त्वरित गति कहलाती है। जैसे त्वरण की परिभाषा आपकी क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में बार बार परिवर्तन होता है, जब दिशा में परिवर्तन होगा तो साथ साथ वेग में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली जो गति है आपकी वो क्या है, कोणीय गति। तो कोणीय गति में हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोणीय गति में लिखा है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है उसे उस वृत्त या उस कण की, उस वस्तु या उस कण की कोणीय वेग कहते हैं। अब आपको हम एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्तीय गति है, एक पिंड है जो वृत्तीय गति कर रहा है। यहाँ पे आपका बीच में इसकी कैपेसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा मोटा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे बीच में आपका क्या है, गोला है, बीच में गोले का केंद्र होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है आपकी यहाँ पे, तो यहाँ से 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, 1 सेकंड में वो जितनी दूरी तय करती है, तो ये यहाँ से इसके बीच में कोई ना कोई कोण बनेगा। तो जो कोणीय दूरी तय करती है वही जो है आपकी कोणीय गति कहलाती है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण जब वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूम जाती है उसे ही उस कण का क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है। इससे हम कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा का मान जो है या कोणीय वेग का जो मान है वो कैसे निकाला जाता है,
कोण प्रति सेकंड, अर्थात जितना कोण जितने सेकंड में बनाएगा वही उसकी क्या कहलाती है, कोणीय दूरी कहलाती है। कोणीय दूरी को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो ओमेगा बराबर कोण बटा समय, ये इसका फार्मूला होता है इसे ज्ञात करने का। आगे है कि यदि 1 सेकंड में n चक्कर लगाया जाए तो जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा, 2πn होगा, है ना। मान लीजिए एक ही सेकंड में कई सारे चक्कर लगा जाए, 1 2 3 4 5 6, तो चक्कर अगर कई सारे लगा जाए एक ही सेकंड में, तो कोणीय वेग ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो हम क्या लगाते हैं, 2πn लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। और अगर कोणीय रेखीय चाल जो है वो v हो, तो मतलब यहाँ पे आपको कोणीय चाल के बारे में बताया गया है और उसके बाद यहाँ पे रेखीय चाल के बारे में बताया गया है। क्योंकि नीचे आप देखेंगे कोणीय वेग और रेखीय वेग में आपका संबंध बताया गया है, तो दोनों को समझना भी ज़रूरी है। तो कोणीय वेग आपने समझ लिया क्या है। अगर एक फार्मूला है आपका कोण बटे समय, वहीं दूसरा अगर n चक्कर लगा जाए एक ही सेकंड में तो 2πn फार्मूला लगाते हैं। और अगर रेखीय वेग भी अगर ज्ञात करें तो रेखीय वेग का फार्मूला होता है v बराबर 2πrn। तो r क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, और n क्या होती है, n जो होता है ये समय होता है आपका। इसमें हाँ, समय को दर्शाया गया है। ठीक, आगे लिखा है जैसे रेखीय वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से प्रदर्शित करते हैं। 2πrn इसका फार्मूला होता है। तो मान लीजिए कि रेखीय वेग भी पता हो आपको और कोणीय वेग भी पता हो, या रेखीय चाल या कोणीय चाल दोनों पता हो, तो उन दोनों में क्या संबंध होता है, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। अगर कोणीय चाल में त्रिज्या का हम गुणा करा देंगे तो रेखीय चाल के बारे में पता चल जाएगा। अब इसको हम एक बार फिर से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा रेखीय चाल और कोणीय चाल, तो थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पे। एन का मतलब मैंने क्या बताया था, सेकेंड, सॉरी, हाँ समय मैंने बताया था। ये समय है, लेकिन क्या कहते हैं चक्करों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। तो इसे मैंने कहा रेखीय चाल और कोणीय चाल, तो इसमें रेखीय चाल कौन सी होगी और कोणीय चाल कौन सी होगी। तो जैसे वृत्ताकार पथ पर कोई भी पिंड गति कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि केंद्र से वो 1 सेकंड में जितना कोण चलती है वो उसका कोणीय चाल कहलाएगा। लेकिन वो एक सीधी रेखा में भी गति करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस बिंदु पर इसका रेखीय वेग की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, इस बिंदु पर इधर की होगी, इस बिंदु पर इधर की ओर होगी, इस बिंदु पर इधर की ओर होगी। तो एक तरीके से इसमें एक रेखीय चाल भी है और एक कोणीय चाल भी है। तो जो दोनों चालों में संबंध है वो क्या है, रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। अर्थात कोणीय चाल में जब त्रिज्या को गुणा करा देंगे तो रेखीय चाल के बारे में पता चल जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और इसे ही हम मंदन कहते हैं। तो यदि समय के साथ वेग में बढ़ोतरी होती है तो जो त्वरण होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन समय के साथ वेग में कमी आती है तो जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर होती है। अर्थात जितने समय में वेग में जितना परिवर्तन आएगा वही उसका त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण मैंने कहा अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव होगा, और अगर वेग कम हो रहा है तो त्वरण जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपने वेग के बारे में अर्थात गति के बारे में आपने पढ़ा। अब आगे लिखा है कि न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि न्यूटन के जो तीनों नियम हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे पहली बात समझ लेते हैं कि इनकी जो मतलब किस पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है या कब इन्होंने खोज की थी। तो न्यूटन ने गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो 1687 में किया था। ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, है ना, ध्यान रखिएगा इसको
कि 1687 में न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया था। कहाँ पे? अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इन्होंने अपने जो है गति के बारे में इन्होंने वर्णन किया था कि जो गति होती है वो क्या होती है। तो गति के जो 3 नियम हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम आपको चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नियम क्या लिखा गया है कि प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी हुई है ना, कोई वस्तु यहाँ पे है, तो इस पर हम अगर किसी भी दिशा में, चाहे इधर से और चाहे इधर से, किसी भी दिशा में जब हम बल लगाएंगे तभी ये वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाएगी। मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे है, तो यहाँ पर लाने के लिए इस पर इस साइड से बल लगाना पड़ेगा, तभी ये वस्तु परिवर्तित होकर यहाँ आएगी। या फिर मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, वो इधर की ओर चल रही है, तो अगर वो गतिमान है, इधर की ओर चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रोकने के लिए इधर की ओर हमें बल लगाना पड़ेगा, तब वो जाके वो वस्तु रुकेगी, है ना। तो वही बताया गया है न्यूटन के प्रथम नियम में कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात जब उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा तो चलती हुई वस्तु रुक जाएगी। मान लीजिए रुकी हुई वस्तु है और उस पर बल लगाया जाए तो वो चलने लगेगी। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़ता किसे कहते हैं? मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसका जड़त्व अर्थात यहाँ पे खड़ी हुई है, ये जड़ी हुई है यहाँ पे, और जब इस पर हम कोई बल लगाते हैं तब ये इधर उधर खिसकती है, तो जिसकी वजह से इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। साथ साथ इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इस बल से ये जो नियम है, इस नियम से बल की परिभाषा का पता चलता है। जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया कोई पिंड खड़ा है, ऐसे कोई पिंड रखा हुआ है, तो इस पर हम इस साइड से बल लगाएंगे तभी तो वो वस्तु आगे की ओर गतिमान होगी। तो इससे क्या प्राप्त होता है कि बल भी एक प्रकार का कोई जो है राशि होती है जो क्या करती है, एक वस्तु को गतिमान करती है या गतिमान वस्तु को रोकने का कार्य करती है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा के बारे में जानकारी मिलती है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है? एग्जाम्पल है, ठहरी हुई मोटर व रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें जो बैठा व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। इस बात को आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और वो गाड़ी रुकी हुई है, तो जब हम अचानक जब चलती है गाड़ी तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है और हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। वहीं जब कोई गाड़ी गतिमान होती है और उसमें हम बैठे हुए होते हैं, तो वो जब अचानक रुकती है तो हमें आगे की ओर झटका लगता है और हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्यों होता है? ये आपके न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। जैसे यहाँ पे आप रुके हुए हैं, अचानक गतिमान हुए आप, तो आप पर एक बल ने कार्य किया, तो आप तो स्थिर थे, लेकिन गाड़ी अचानक चल पड़ी, तो गाड़ी तो चल पड़ी लेकिन आप तो अभी भी स्थिर हैं, जिसके चलते आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। वहीं बात की जाए चलती हुई गाड़ी में, तो जब गाड़ी चल रही होती है तो आप भी उसके साथ गतिमान होते हैं, और जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी में अचानक विराम आ जाता है, लेकिन उतना जल्दी आपका शरीर विरामावस्था में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। चलिए एक ही दो एग्जाम्पल और आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है। अगला है आपका, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के जो कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये भी आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कंबल है और कंबल में बहुत सारी धूल मिट्टियाँ जो है
बहुत सारी धूल मिट्टियाँ इस पर चढ़ी हुई हैं। तो कंबल के अंदर जब ये धूल विद्यमान है तो वो जो है स्थिर अवस्था में, अर्थात उसमें कोई गति नहीं है। लेकिन हम जब डंडे से इस पर चोट करते हैं तो कंबल गतिमान हो जाता है, और लेकिन जो धूल के कण हैं वो स्थिर है रह जाते हैं, तो जिसके तहत वो कंबल से अलग हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ये न्यूटन के किस नियम का पालन करता है? तो आपको बताना होगा कि ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। इसी प्रकार सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, मतलब अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने पर उस वस्तु की जो मात्रा है अर्थात उसका जो द्रव्यमान है, या तो वो बल जो होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है, साथ साथ उसके त्वरण पर भी निर्भर होता है। तो ये बताया गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर उस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उस पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और उसका द्रव्यमान कम है तो कम बल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार यदि त्वरण ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगेगा, और त्वरण कम है तो बल कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि त्वरण भी जो है द्रव्यमान पर निर्भर होता है। द्रव्यमान जब बढ़ा हुआ होता है तो त्वरण में धीरे धीरे बढ़ोतरी या धीरे धीरे उसमें कमी आती है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे, ये तीनों चाहे बल हो, द्रव्यमान हो या त्वरण हो, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के घटने या बढ़ने से इनमें परिवर्तन आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक व्यंजक दिया गया है, F बराबर ma, अर्थात F क्या है? बल है, m क्या है? द्रव्यमान है, और a क्या है? त्वरण है। तो F जो है द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये a जो है ये अनुक्रमानुपाती निशान को हटाने के बाद ये a की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे लिखा गया है, इस व्यंजक से हमें बल के इस नियम से हमें बल के व्यंजक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ये जो आपके सामने लिखा हुआ है बराबर m में, ये क्या है? बल का व्यंजक है। अर्थात इसके द्वारा हम बल प्राप्त कर सकते हैं कि कितने न्यूटन का बल जो है लगाया गया है। तो इसका मात्रक भी ध्यान रखिएगा कि बल को हम या तो न्यूटन में मापते हैं या फिर डाइन में मापते हैं, और उसको हमने आपको पहले मूल राशियों में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन है, और उसके साथ साथ डाइन है। आगे दूसरे नियम का एग्जाम्पल हम समझते हैं। लिखा है, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट ज़्यादा लगती है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये उसकी जड़ता था उसकी कठोरता के ऊपर निर्भर है। तो टेनिस की जो गेंद होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और क्रिकेट की जो गेंद होती है वो थोड़ा बड़ी होती है। तो जिसके तहत टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान में अंतर आता है। टेनिस की गेंद छोटी है अर्थात इसका द्रव्यमान कम है, वहीं क्रिकेट की गेंद बड़ी है अर्थात उसका द्रव्यमान बड़ा है। तो उसकी वजह से हमारे हाथों पर बल ज़्यादा लगता है और हमें चोट की ज़्यादा अनुभूति होती है। अगला है, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो आप जानते हैं गद्दा जो होता है वो मखमली होता है ना, और जो फर्श होती है वो कठोर होती है। तो जिसके तहत, और दूसरा ये, जब गद्दे पर हम जंप करते हैं तो हमारे त्वरण में कमी आती है, अर्थात धीरे धीरे आपका वेग कम होता जाता है, तो जिसकी वजह से चोट हमें कम लगती है। वहीं जब हम फर्श पर पैर रखते हैं, फर्श पर जंप मारते हैं, तो हमारे वेग जो है वो कम नहीं होने पाता, वो सीधा आके फर्श से टकराता है, तो जिसकी वजह से हमें चोट की अनुभूति ज़्यादा होती है। ठीक है, वही अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जब बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट करनी पड़ती है, और जब छोटी कील होती है तो कम चोट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब बड़ी कील होती है तो उसका द्रव्यमान अधिक होता है और उसे अधिक गहराई तक दबाने के लिए हमें हथौड़े से ज़्यादा चोट करनी पड़ती है। वहीं जब कील छोटी होती है
तो जब हम उसका द्रव्यमान कम होता है तो जब हम उसको दीवार में लगाने के लिए जब धंसाते हैं तो उससे हथौड़े से कम चोट करनी पड़ती है ना। तो ये दोनों या तीनों एग्जाम्पल जो हैं आपके बल के व्यंजक या फिर बल के दूसरे नियम के उदाहरण के तौर पे जाने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक क्यों लगती है, या फर्श पर जो चोट लगती है वो किस नियम के अधीन है या किस नियम की परिभाषा को व्यक्त करता है, तो आपको बताना है कि न्यूटन की द्वितीय नियम को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। जैसे लिखा हुआ है कि बल एक सदिश राशि है ना, क्योंकि बल लगाने के लिए हमें किसी न किसी दिशा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे खड़ी मतलब रखी है, तो या तो हम इस साइड बल लगाएंगे या तो इस साइड लगाएंगे, अर्थात परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता है। तो इस वजह से बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। आगे लिखा है कि बल लगाने पर यदि वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे वस्तु की दृढ़ता कहते हैं, है ना। उसे वस्तु की क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। बल लगाने पर यदि वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। अर्थात वो वस्तु बहुत ही कठोर है और बहुत ही दृढ़ है, उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उसे ही वस्तु का क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। आगे है जब तक बल नहीं लगेगा गति एक समान रहेगी। मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है तो वो उसी वेग के साथ गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो गति कैसी रहेगी जब बल नहीं लगेगा, तो एक समान रहेगी। अगला जो गति का तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है बल के लगने पर। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि इसका एक शब्द के साथ और इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस नियम का ये भी कहना है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वस्तु भी हम पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो गोली है वो इस डायरेक्शन में गई, तो इस डायरेक्शन में निकलने के साथ साथ उसने पीछे की ओर एक धक्का दिया, तो जिसकी वजह से हम पीछे की ओर हल्का सा धक्का को महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात मैंने गोली चलाई इस तरफ और मैं उसका जो एक तरीके से प्रतिक्रिया हुई वो इस डायरेक्शन में हुई, तो इस वजह से जो बल होता है वो दोनों दिशाओं में कार्य करता है। ठीक है, आगे लिखा है अगला, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, है ना। मान लीजिए किसी नाव पर हम खड़े हैं और हम किनारे की ओर जंप कर रहे हैं, तो जब हम जंप करते हैं तो हम जाते ही साइड है, लेकिन हमारा जो पैर है वो इस पर पीछे की ओर धक्का देता है, तो जिसकी वजह से नाव पीछे की ओर हटती है ना। तो हम जाते हैं इधर की ओर, लेकिन पैर धक्का देता है किस तरफ, दूसरी तरफ। ठीक, अगला है आपका रॉकेट का प्रक्षेपण। ये भी आपका गति के तृतीय नियम या न्यूटन के तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। कैसे, क्योंकि जब रॉकेट उड़ाई जाती है तो पीछे जो ईंधन होता है, रॉकेट उड़ती है जब, तो ईंधन जब जलता है तो ये ज़मीन पर दाब डालता है,
ज़मीन की ओर बल लगाता है। तो जब ये ज़मीन की ओर बल लगाता है तो ज़मीन भी इस पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो जिसके तहत ये ऊपर की ओर उड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रॉकेट का जो प्रक्षेपण है अर्थात रॉकेट का जो उड़ना है ये किस बल का उदाहरण कहलाता है। तो आपको बताना रहेगा कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो प्रदर्शित करता है रॉकेट के प्रक्षेपण को। ठीक, आगे लिखा है कि तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है कि बल की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका जो आज पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने आपको यहाँ तक बताया है। बाकी अभी वेग, संवेग, आवेग आदि के बारे में भी आपको पढ़ाना है जो कि गति का ही एक भाग है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आपने क्या क्या पढ़ा? गति पढ़ा, गति के प्रकारों को पढ़ा और गति के प्रकारों में उनके संबंधों को पढ़ा और उसके बाद न्यूटन के 3 नियमों को आपने पढ़ा जो कि गति से संबंधित हैं, बल से संबंधित हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।